हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी से संबंधित जितने भी मौलिक सिद्धांत हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों को पता है एमपीपीएससी प्री 2022 के लिए हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया हुआ है, एटम बॉम्ब सीरीज, जिसके तहत हम लोग यूनिट नंबर 7 को टारगेट कर रहे हैं और कंप्लीट यूनिट 7 को हम करेंगे इस सीरीज के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। जीव विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत हैं मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। इसके पहले मैंने फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स थे उन्हें कवर कराया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे एक बार देखिए। सबसे ज्यादा जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वह फिजिक्स के अंदर हैं। तो फिजिक्स से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाएंगे। फिजिक्स के जो लॉस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वह ज्यादा हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगा है। हम लोग बायोलॉजी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जीवन उत्पत्ति का सिद्धांत, जैव विकास का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत, आनुवांशिकी का सिद्धांत, इस तरीके के जितने भी सिद्धांत हैं आज के सेशन में कंप्लीट कर देंगे और ऐसा कंप्लीट करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा है तो भी आप एक बार में शानदार तरीके से हमारे द्वारा आप सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इसके अंतर्गत लगभग 7 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। उन्हें मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से शायद वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि जैव विकास थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। शुरुआत कहाँ से हुई साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि हमारे जो जीवन है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले तो आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी फिजिक्स में एक सिद्धांत बताया था, द बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। जॉर्ज लेमेंत्रे के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जिसमें क्या बताया गया था कि लाखों वर्ष पूर्व, लगभग कितना, लगभग 14 बिलियन ईयर अगो, 14 अरब साल पहले क्या हुआ, एक छोटी सी, पूरा ब्रह्मांड किसमें था, एक छोटे से केंद्र बिंदु के समान था, उसमें एक महाविस्फोट हुआ और यह महाविस्फोट इतना ऊर्जावान था कि यह आज तक फैलता जा रहा है, जिससे कि क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। एक छोटे से बिंदु के समान पूरा ब्रह्मांड था, विस्फोट हुआ, उससे सूर्य, चंद्र, तारे, जितने अलग अलग प्लैनेट्स देख रहे हो, स्टार्स देख रहे हो, उनकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद इसी में पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व, लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब पृथ्वी बनी, उसके बाद इसमें जीव जंतुओं का निर्माण होगा। तो जीव जंतु जो यहाँ पर आए, पहले जलीय जीव बने, उसके बाद फिर स्थलीय जीव बनना चालू हुए। तो ऐसा माना जाता है कि जो मानव की उत्पत्ति है, मानवों की उत्पत्ति लगभग 40-50 लाख साल पहले की है ना, बहुत ज्यादा नहीं है जिस हिसाब से देखा जाए ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति के लिहाज से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ये कंप्लीट आगे होता है। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से, उसके बाद सेल थ्योरी देखेंगे, बाकी की थ्योरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमारे को हो जाए कि बायोलॉजी क्या है ना, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान शाखा होती है विज्ञान की, जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतु और पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन करते हैं। जो भी जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका अध्ययन ही क्या है, जीव विज्ञान है ना। जीवधारियों की उत्पत्ति, उनका विकास, क्रियाकलाप, उनकी रचना, वातावरण का उन पर जो प्रभाव है और पारस्परिक क्रियाओं का जो अध्ययन है, यही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के अगर जनक की बात करेंगे तो अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक। और अगर हम बात करेंगे कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो 1801 ईस्वी में लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने ये शब्द दिया था। कौन सा, बायोलॉजी। लेकिन जनक की बात करेंगे तो कौन है जनक, अरस्तु।
क्लियर है बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो बायो और एक लॉजी। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी धरती पर, उसकी स्टडी करना ही क्या है? बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पेड़ पौधे होंगे, प्लांट्स होंगे, या जीव जंतु होंगे, एनिमल्स होंगे, ठीक। फिर मैं एक लेक्चर ले रखा हूं इसमें कि 5 जगत वर्गीकरण, 2 जगत वर्गीकरण, वो सब आप हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बाकी ये जो हो गया बेसिक चीज हो गई, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो वनस्पति विज्ञान, एक प्राणी विज्ञान, एक तो है बॉटनी, एक है जियोलॉजी। हमने बताया आपको जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु हैं, अरस्तु हैं। तो प्राणी विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही होंगे, प्राणी विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थियोफ्रेट्स हैं, ये याद रखोगे। बॉटनी के जनक थियोफ्रेट्स। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 से अधिक किस्मों वाले पौधों का इन्होंने जिक्र किया अध्ययन करके। तो उनका जो वर्णन किया है 500 से अधिक किस्म के पौधों का, किसमें? हिस्टोरिया प्लांटेरम में। इस वजह से इनको थियोफ्रेट्स को किसका? बॉटनी का जनक कहते हैं। और अरस्तु को जियोलॉजी का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने 500 से अधिक जंतुओं का वर्णन अपने एक पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम में इन्होंने जिक्र किया था। इसलिए इनको प्राणी जगत का क्या बोलते हैं? पितामह बोलते हैं। प्राणी जगत मतलब जियोलॉजी, ठीक। इतनी बात याद रखना है, बेसिक। अब हम लोग एक एक करके सिद्धांतों को देखेंगे। सबसे पहले जैव विकास, इवोल्यूशन से संबंधित जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। तो इसमें आपको 5 मुख्यतः सिद्धांत देखने को मिलेगा। जैव विकास, मैंने अभी जो आपको स्टोरी बताई कि सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीव जंतुओं की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई है। अब जब जीव जंतु उत्पन्न हो गए हैं तो उनका विकास, जो उनका इवोल्यूशन है, उससे संबंधित जो थ्योरीज दी गई हैं उसे आपको जानना जरूरी है। जो इवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो जैव विकास के सिद्धांत हैं, वह क्या क्या है? वह 5 सिद्धांत पढ़ना है। सबसे पहला लैमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद, तीसरा उत्परिवर्तनवाद, चौथा पुनरावर्तन का सिद्धांत, पांचवा ऑपेरिन का आधुनिक सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत आपको तरीके से याद होने चाहिए। प्रश्न लैमार्कवाद, डार्विनवाद या उत्परिवर्तनवाद से पूछ सकता है। तो आपको यहां पर ये 3 तो बिल्कुल रटे होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, पुनरावर्तन का सिद्धांत और ऑपेरेनिक का आधुनिक सिद्धांत। इतने सिद्धांत याद रखना है, ठीक। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया जीव जंतुओं की उत्पत्ति, उनके पीढ़ियों में हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन। ये जो हम लोग बोल रहे हैं, जो जीव जंतु हैं उनके जो वंशागति आई, जो वंशावलियां आगे बढ़ी, उसमें और उन वंशावलियों में परिवर्तन होता गया। उस परिवर्तन को देखते हुए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जिनको जैव विकास का सिद्धांत, इवोल्यूशन का सिद्धांत कहते हैं। ये समझना जरूरी है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ये अगर आपको पता चल गया तभी तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, वरना सब बोरिंग है, रटते रहो। जो वैज्ञानिक हैं जेबी लेमार्क, इन्होंने ही जैव विकास का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था, लेमार्कवाद, ठीक। इसके पहले और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने कई सिद्धांत दिए, परंतु वह माने नहीं हुए। परंतु पहली बार कोई तर्कसंगत कोई सिद्धांत दिया जिसको लेमार्कवाद कहते हैं। तो जैव विकास, इवोल्यूशन के जो जनक माने जाते हैं वो लेमार्क माने जाते हैं, ये याद रखना। चलिए, लेमार्कवाद, लेमार्किज्म क्या है इसे समझते हैं। लेमार्कवाद, लेमार्क हैं सबसे पहले इसके खोजकर्ता या फिर इस सिद्धांत के प्रतिपादक। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, क्या?
सबसे पहले सिद्धांत क्या है वो बताना है, सिद्धांत के प्रतिपादक बताना है, और अगर सिद्धांत से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो उसे हमको याद रखना है। जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा वो सारी बातों को आपको बताया जा रहा है। लैमार्कवाद, यहां पर इस लैमार्किज्म को एक मत दिया गया जिसको बोला जाता है उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपसे प्रश्न पूछे उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत किसे कहा जाता है, ए लैमार्कवाद, बी डार्विनवाद, सी नौ उत्परिवर्तनवाद, या डी इनमें से कोई नहीं, तो आप आंसर करोगे लैमार्कवाद। क्या मैंने बोला? उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये किससे संबंधित है? तो लैमार्कवाद, इसी को लैमार्किज्म कहते हैं। क्लियर है बात? ठीक। खोजकर्ता जो डिस्कवरर है वो है लैमार्क। पुस्तक इन्होंने लिखी, एक पुस्तक थी इनकी फिलॉसफी जियोलॉजिक। फिलॉसफी जियोलॉजिक में इन्होंने इस उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसको लैमार्किज्म, लैमार्कवाद कहा गया। ठीक है बात? यहां पर देख रहे हो इस सिद्धांत को 1809 ईस्वी में लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया और इसे ही जैव विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बातें अब इन्होंने फिलॉसफी जियोलॉजिक में क्या लिखा, किससे संबंधित लिखा? तो जैव विकास से संबंधित लिखा। किन आधारों पर? तो इन्होंने 3 तथ्यों को प्रस्तुत किया। वो 3 तथ्य हमें रटे होने चाहिए। इन्होंने 3 तथ्यों को प्रदर्शित किया, प्रस्तुत किया। पहला था वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। दूसरा था अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग, यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गन्स। तीसरा था उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक एक करके समझते हैं। जो लैमार्क ने जैविक विकास के सिद्धांत दिए उनमें 3 तथ्य थे। पहला तथ्य वातावरण का प्रभाव, मतलब जो जीव जंतु हैं उन पर वातावरण का प्रभाव पड़ रहा। कैसे? वातावरण गर्म है, ठंडा है, हाई एल्टीट्यूड पर है, लो एल्टीट्यूड पर है, मतलब पहाड़ों पर है, या फिर वो मैदानी क्षेत्र में है, वो समुद्री इलाकों में है, जंगली क्षेत्र में है। ये जो आप देख रहे हो, टेम्परेचर ज्यादा है, विषुवत रेखा के आसपास है तो टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्पर्ड एरिया है। तो ये जो वातावरण है वह सीधे तौर पर उन जीव जंतुओं पर प्रभाव दे रहा था, प्रभाव डाल रहा था, जिससे कि उनका क्या हुआ? विकास होता गया। वो उसमें सरवाइव करते गए उस वातावरण में। इसी को इन्होंने वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट कहा। ये पहला तथ्य था। दूसरा तथ्य था लैमार्क का। लैमार्कवाद में क्या? अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग, यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गन्स। जो जीव जंतु जिन अंगों का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, वह अंग, जो जंतु जिन अंगों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं वह अंग उतना ही ज्यादा विकास कर रहा है, और जिन अंगों का उपयोग नहीं कर रहे हैं वह अंग धीरे धीरे खत्म हो गया। यह तथ्य था दूसरा, अंगों के उपयोग एवं अनुप्रयोग। मतलब अंगों का उपयोग कर रहे हैं तो उस अंग का विकास हो रहा है, वह अंग फल फूल रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। और अगर उस अंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वह खत्म हो रहा है। जैसे कि बंदर की पूंछ, बंदर अपनी पूंछों से क्या है, लटकते हैं पेड़ पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाली पर। हम भी बंदर की श्रेणी में पहले थे, धीरे धीरे हम मानव बने। हम, ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे वंश हैं, हम बंदर से क्या है, हमारा इवोल्यूशन मनुष्य हुए हैं, हम बंदर से हुए हैं। ये देखो, पहले बंदर 4 पैर पे चल रहा है, फिर धीरे धीरे 2 पैर पे आ गया, फिर धीरे धीरे इन 2 हाथों का उपयोग करना चालू कर दिया। अब वो नीचे नहीं झुका है, जिससे कि इसकी कमर सीधी हो गई, इवोल्यूशन इस तरीके से हो गया। अब ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, इसकी लंबाई क्या हो गई, स्ट्रेट हो गई। और पैर लंबे हैं, हाथ छोटे हैं, क्योंकि इसका उपयोग चलने में और इसका उपयोग बाकी कार्य करने में हो रहा है। ये बात हो गई इवोल्यूशन, लैमार्क इवोल्यूशन, जो कि आप मानव में देख पा रहे हो। क्लियर है बात?
ये हमारा हो गया अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग। तीसरी अगर बात करें, तीसरा तथ्य देखें लैमार्कवाद में, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब जो कैरेक्टर्स कोई जीव उपार्जित कर लिया अगर, ठीक है, जैसे कि मेरे पूर्वज में वो लक्षण नहीं है, मुझ में आ गया, तो अब ये लक्षण मेरे आगे आने वाली पीढ़ी में जाता चला जाएगा। जो भी लक्षण कैरेक्टर मेरे अंदर आ गए हैं, मेरे आने वाली पीढ़ियों में वो लक्षण अपने आप प्रदर्शित होती चली जाएगी। इसी को बोला गया उपार्जित लक्षण। जो लक्षण उपार्जित हो गए हैं, मैंने अर्जित कर लिया है, वह अपने आप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाएगी। ठीक है बात? तो इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स एक्वायर्ड कर लिए गए हैं, अब वह पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति चलती चली जाएगी। ये तीन आपको क्या है, तीन तथ्य आपको समझ में आ गया। यहां पर मैंने बताया लैमार्क इवोल्यूशन, जीवों एवं उनके अंगों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जो अंग है उनमें निरंतर वृद्धि होती है। आप एक्सरसाइज करते चले जाओ, बहुत तगड़े आपके डोले सोले हो जाएंगे। मतलब आप उनसे जितना कार्य करोगे उतने वो क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। और बिल्कुल मत करो, बिल्कुल सूखे सट हो जाओगे, है ना। तो अंगों का निरंतर वृद्धि होता है, जिन वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। मैंने ये पहला पॉइंट बताया। और वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। अधिक उपयोग वाले जो अंग हैं उनका विकास अधिक होगा, और जो कम उपयोग वाले हैं उनका विकास कम होगा। इसी को लैमार्क इवोल्यूशन कहते हैं। लैमार्किज्म आपको समझ में आ गया, लैमार्कवाद क्या होता है। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज उदाहरण, ये चीज तो समझ में आ गई थी। अब इसमें उदाहरण बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिराफ की जो गर्दन देख रहे हो, ये पहले शुरू से ऐसा नहीं था। पहले गर्दन छोटी थी, ठीक। धीरे धीरे ये ऊपर के जो पौधे हैं उनको ये खाना चालू किया, तो इनके जो गर्दन है बहुत ज्यादा उपयोग में आने लगे, तो उपार्जित हो गए, इनके गर्दन लंबे हो गए, और धीरे धीरे ये काफी ज्यादा लंबे हो गए, ठीक, समय के साथ। उसके बाद ये हो गया जिराफ की लंबी। पैर ना होना किसमें? स्नेक, सर्प में। सांपों के पैर नहीं होते हैं, कुछ इस तरीके का होता है रेप्टाइल, है ना। ये क्यों नहीं है पैर? क्योंकि ये अपने पैरों का उपयोग करना ही बंद कर दिया था, रेंगना चालू कर दिया था, ठीक। इसके बाद जो बतख हैं, इनके जो पैर हैं, है ना, ये पक्षी के समान दिखाई देते हैं, पक्षी के समान, है ना। तो इसमें क्या है? जलयुक्त पाद है, मतलब ऐसे पैर, जबकि ये पक्षी है, और पक्षी के ऐसे पैर नहीं होते हैं, सॉरी, पक्षी के पैर ऐसे नहीं होते हैं, परंतु बतख के ऐसे पैर हैं ताकि ये पानी में तैर सके। क्यों? ये पानी में तैरने के सीख रहा होगा। धीरे धीरे इसके अंदर लक्षण आ गए, इनहेरिटेंस आ गया कि इसके पैर ही ऐसे हो गए जो कि जल में तैरने युक्त हो गया। इसके अलावा खरगोश व कुत्ते के जो कान की पेशियां हैं वह अधिक विकसित होती हैं। जो कुत्ते और खरगोश होते हैं बहुत तेजी से, कम साउंड को भी बहुत तेजी से सुन पाते हैं, बहुत ज्यादा विकसित होती है। हमारे कान के कंपेयर में उनके कान बहुत ज्यादा तेज होते हैं, है ना। तो ये भी क्या हुआ? ये भी उपार्जित हुआ। इसीलिए हम लोग लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत कहते हैं। अब ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ये सीधा सीधा आपको पूछेगा, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इतना मैंने खींचा ताकि आपको ये लैमार्कवाद अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डार्विनवाद, डार्विनिज्म की बात करते हैं। क्या है डार्विनिज्म? लैमार्कवाद के बाद डार्विनवाद आया, जो कि डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस मत को देखें एक्सप्लेनेशन, तो इसी को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वरणवाद या प्राकृतिक चयनवाद। प्राकृतिक वरणवाद या प्राकृतिक चयनवाद, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहा जाता है। प्रश्न सीधे तौर पर पूछेगा, प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे डार्विनिज्म से संबंधित है, डार्विनवाद को हम कहते हैं। डार्विनवाद की खोजकर्ता की बात करें तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, खोज वर्ष 1859। और अगर सिद्धांत थ्योरी की बात करें तो यह भी विकासवाद का सिद्धांत है।
जो हमारे डार्विन हैं उन्होंने एक किताब लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। कई एग्जाम में सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस सिद्धांत से संबंधित है? तो डार्विनवाद से संबंधित है। और किसके द्वारा लिखा गया? तो डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। ये याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपका प्रश्न बनेगा। ठीक, इतने बेहतरीन तरीके से मैंने पूरा ये जो सिद्धांत वाला सेक्शन है ये मैंने डिजाइन किया है। एक एक पेज में मैंने कवर करने का प्रयास किया है, बहुत कम शब्दों में समझा सकूं आपको, है ना, बहुत ज्यादा एलोबरेट ना करना पड़े, आप लोग समझ पाओ कम शब्दों में, आसान भाषा में। तो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा, है ना, और हमें मोटिवेट करिए। कैसे करना है पता है आपको। अब डार्विन का जो सिद्धांत है वह निम्न मतों के द्वारा समझा जाता है। उनके वही 3 तथ्य जैसे हमारे लेमार्कवाद ने दिया था, लेमार्क ने दिया था, डार्विन ने भी 3 बिंदुओं को दिया, 3 मत को दिया। पहला देखते हैं, जीवित जीवों के बीच संघर्ष। क्या बोल रहा है? ये सब डार्विनवाद है। तीनों मत में से कोई भी मत पूछ देगा कि ये किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे डार्विनवाद से। प्रश्न कैसे बनेंगे ये चीज समझते चलो, ठीक है। और टेस्ट लगाना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर इससे संबंधित टेस्ट आपको मिल जाएगा। जीवित जीवों के बीच संघर्ष मतलब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या? जीवित जीवों के बीच संघर्ष हो रहा है। जो भी जीवित जीव हैं उनको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आवश्यकता की पूर्ति क्यों? क्या चीज की आवश्यकता? तो पहला है खाने का, दूसरा है रहने का। आवासीय और भोजन, ये 2 सबसे बड़ी आवश्यकता होती है किसी भी जीव की। तो यहां पर जीवों के बीच संघर्ष होगा ताकि वो उस भोजन को ग्रहण पा सके, ले सके। दूसरे जीव उस भोजन को ना लें, इसके लिए संघर्ष होगा, इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाइयां होंगी। ये पहला बिंदु है। दूसरा, अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतानोत्पत्ति, प्रोगेनी, मतलब इतने संतान उत्पन्न कर दो, इतने ज्यादा मात्रा में संतान उत्पन्न कर दो, लाखों में, हजारों में, कि उनमें से बहुत सारे मर भी जाएं तो भी इस पृथ्वी पर उनकी जाति प्रजाति भर जाए। ये एक सहारा था। डार्विनवाद ने इसको बताया, एक सहारा था जीवन को बचाए रखने के लिए, अपने विकास को, जैव विकास को बनाए रखने के लिए। समझ गए? उसके बाद जो तीसरे बिंदु की बात आती है, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा, जो योग्य होगा, वही उत्तरजीविता उसको मिलेगी, वही जिएगा, वही जीवित रहेगा। मतलब अगर आप फिट हो, अगर आप लड़ने योग्य हो, अगर आप सब सरवाइव कर सकते हो, तभी तो आप जीत हासिल करोगे, है ना। तो इसको पॉजिटिवली अपने ऊपर भी डालो। क्या? सरवाइव करना है, एग्जाम निकालना है, लड़ना पड़ेगा और दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप उसके ऊपर जा पाओगे। क्लियर है बात? तो यहां पर याद रखना, योग्यतम उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किससे संबंधित है? तो डार्विनवाद। अधिक मात्रा में जीव उत्पन्न कर दो, किससे संबंधित है? डार्विनवाद। संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स बता देना कि जो भी जीव जीवित है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, डार्विनवाद। ये 3 मत याद रखना, डार्विनवाद से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हो, शेर, जंगल का राजा, ये फिटेस्ट, ये जीवित रहता है, किसी का कोई डर नहीं, है ना। तो यहां पर देख रहे हो, जो फिट होगा वो लड़ाई करेगा और लड़ाई करके, संघर्ष करके अपना जीवन आगे बढ़ाएगा, जैव विकास करेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्परिवर्तनवाद। 2 सिद्धांत हो गए जैव विकास में, अब तीसरा सिद्धांत जैव विकास के अंतर्गत ही। ठीक, उत्परिवर्तन, म्यूटेनिज्म क्या होता है? तो साथियों, अब क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी संतानोत्पत्ति होती जा रही है, सरवाइव कर रहे हैं जीव। अब होगा क्या, अचानक से एक पीढ़ी में म्यूटेशन आ जाएगा। मतलब जो चलन चला आ रहा है, वंशागति आ रही है, उसमें अचानक से कोई एक ऐसा परिवर्तन आ गया जो कि अभी तक नहीं था।
जो कि अभी तक नहीं चल रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुद पे लेता हूं, मान लो मेरी कभी शादी होती है, जो मेरा बच्चा या बच्ची होती है उसके क्या निकल गए, पंख निकल गया। अभी तक के इंसानों में पंख हैं क्या? वो परी या परा वो बन गया, तो क्या हुआ, ये म्यूटेशन हो गया, ये म्यूटेशन हो गया। क्या हुआ, अब इनहेरिटेंस, अब उसके जो बच्चे होंगे तो हो सकता है वो सब के सब क्या होंगे, पंखों वाले होंगे, सब के सब क्या होंगे, उड़ने वाले पंख वाले होंगे। तो अचानक से ये जो म्यूटेशन आया, इसी को म्यूटेनिज्म उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कहा गया। समझ में आया? अचानक से इनहेरिटेंस में, कैरेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, इसी को म्यूटेनिज्म कहा जाता है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, खोजकर्ता हैं, वो हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज हैं। ह्यूगो डी ब्रीज जो हैं वो उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेनिज्म के क्या हैं, प्रतिपादक हैं। कब किया इन्होंने खोज? तो 1901 में। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत को नौ डार्विनवाद भी कहते हैं। इसके पहले डार्विनवाद, अब ये डार्विनवाद का नया वर्जन, डार्विनवाद का नया वर्जन। तो लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नौ डार्विनवाद, जिसको हम उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। इसके अलावा एक और नाम संश्लिष्ट सिद्धांत, सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। तो ये सारे नाम याद रखोगे, ठीक। इसके अंतर्गत नई जीव जातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक नया उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसे नौ डार्विनवाद कहा जाता है, म्यूटेनिज्म कहा जाता है। इसमें पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है। ये दो पारस्परिक क्रियाएं याद रखिएगा। पहला क्या है? जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन। दूसरा है गुणसूत्रों की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन द्वारा विभिन्नताएं। अब मैंने बोला जो म्यूटेशन हुआ है वह कैसे हो गया? अपने आप तो होगा नहीं। उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, जीन उत्परिवर्तित हो जाए, मतलब जो आपके अंदर जीन्स हैं, जो जीन्स हैं आपके अंदर, जिससे गुणसूत्र, आप जिसे गुणसूत्र बनते हैं, तो उन गुणसूत्रों में क्या हो जाए, उन गुणसूत्रों में म्यूटेशन आ जाए, अचानक से उत्परिवर्तन आ जाए, अचानक से उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, चेंजेस आ जाए जीन्स के अंदर। तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो डिफरेंट होगा, पंखों वाला होगा। और या तो गुणसूत्रों की संरचना चेंज हो जाए या गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित हो जाए बहुत बड़े अमाउंट में। गुणसूत्रों की संख्या या गुणसूत्रों की संरचना, ये याद रखना, ये याद रखना, गुणसूत्रों की संरचना, गुणसूत्रों की संख्या, अगर में परिवर्तन आ जाए तो विभिन्नताएं प्राप्त हो जाएंगी, म्यूटेनिज्म हो जाएगा। जीन उत्परिवर्तित हो जाए तो म्यूटेनिज्म हो जाएगा। ये जीन्स होते हैं, आप देख पा रहे हो, गुणसूत्र है ना। चलिए, हमने तीन सिद्धांत देख लिए। ये हो गया हमारा जीन्स का गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र का जीन्स, गुणसूत्र के अंदर ही जीन्स पाए जाते हैं, है ना। तो जीन जो है छोटी इकाई है, उससे बनता है गुणसूत्र। अब बात करते हैं चौथे सिद्धांत की, पुनरावर्तन का सिद्धांत, रिकैपिटुलेशन थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके जो खोज करता है वो अर्नेस्ट हैकल जी हैं। इनके द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, जो जर्मन के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बोला कि जो उच्च प्राणी हैं, जो उच्च प्राणी हैं, उनका जो भ्रूणीय परिवर्धन है, भ्रूण होता है जब भ्रूणीय अवस्था होती है ना, जब पेट में, जैसे माँ के पेट में बच्चा पैदा होता है, तो क्या है, वो भ्रूणीय अवस्था कहलाती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट कहते हैं, एम्ब्रॉयनिक अवस्था बोलते हैं। और उसमें जो विकास हो रहा है उसको एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट कहा जाता है। क्लियर है बात? इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणीय परिवर्धन। तो जो उच्च प्राणी होते हैं उनमें जो भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय विकास होता है, उसमें उनके जो पूर्वज होते हैं, उनके पूर्वज का क्या होता है, पुनरावर्तन होता है। मतलब भ्रूणीय अवस्था जो उनके पूर्वज, बहुत पहले की बात हो रही है, उनके पूर्वजों के आधार पर समानता प्रदर्शित करता है। ये मतलब क्या है, पुनरावर्तन मतलब पुनः उसका क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। पुनः क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। वो किसका दोहराएगा? वो इतिहास में जो पूर्वज थे उनके गुणसूत्र, उनके जैसे समानता, उनके जैसे समानता, इनहेरिटेंस,
वो सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। इसी को पुनरावर्तन का रिकैपिटुलेशन थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार समझिए, यहाँ पर प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय परिवर्धन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपनी जाति के जाति विकास के इतिहास की पुनरावृत्ति करता है। अपनी जाति का जो जाति विकास हो रहा है वो पिछले वाले का पुनरावृत्ति कर देगा, फिर बहुत समय के बाद वो फिर पुनरावृत्ति कर देगा। इस तरीके से रोटेशन चलता रहेगा। इसकी मुख्य विशेषता देख लो, यह है कि किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएं उनके पूर्वजों के वयस्क अवस्थाओं के समान होती है। कुछ इस तरीके से ये आपका भ्रूण होता है। पेट में कोई बच्चा, मानव बच्चा जब भ्रूणीय अवस्था में होता है तो ये इस तरीके से होता है ना। धीरे धीरे इसका विकास होगा। यहाँ पर 2 आंखें आएंगी, फिर उसके बाद ये हाथ पैर, धीरे धीरे संरचनाएं बनना चालू हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट संरचना है, धीरे धीरे जटिल संरचना बनेगी। ठीक, इसको और अच्छा समझोगे तो यहाँ पर आप देखो, जो ये भ्रूणीय संरचना है ये फिश का है, ये चिकन का है, ये पिग का है, ये ह्यूमन का है। इस अवस्था में देखो सबकी सिमिलर हैं, सब एक जैसे दिख रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। भ्रूणीय अवस्था सबका लगभग सिमिलर है। परंतु अब ये क्या कर रहे हैं, ये विकास कर रहे हैं। इनके क्या है, जटिल संरचनाएं बनती जा रही हैं। कोई फिश बन गया, कोई चिकन बन गया, मुर्गी बन गया, मुर्गी का बच्चा, कोई पिग बन गया, सुअर बन गया, और कोई मानव का बच्चा बन गया। इस तरीके से आप देख रहे हो भ्रूणीय अवस्था समानता, भ्रूणीय अवस्थाओं में समानता है। ये होता है पुनरावर्तन का सिद्धांत। ठीक, आगे बात करेंगे। 5वां जो है ऑपेरिन का आधुनिक सिद्धांत, ऑपेरिन्स मॉडर्न थ्योरी। ऑपेरिन का जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें सीधा सीधा आपको क्या याद रखना है कि यह ऑपेरिन के द्वारा दिया गया है, प्रतिपादित किया गया है, जिसके अनुसार जीवों की उत्पत्ति कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के हजारों वर्ष की क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को जोड़ा, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को हमने जोड़ा, हजारों वर्ष तक इस तरीके से क्रिया कराया, तब उसका परिणाम आया। तो हम बोलेंगे क्या, ऑपेरिन का आधुनिक सिद्धांत से जीवों का विकास हुआ है। जीवों का विकास कैसे हुआ है, तो कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के हजारों वर्ष तक मिश्रण के बाद। समझ गए? तो प्रश्न बनेगा कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों के हजारों वर्षों की क्रिया के परिणाम कौन सा है सिद्धांत है, तो आप बोलोगे आधुनिक सिद्धांत ऑपेरिन का आधुनिक सिद्धांत है। बस इतना याद रखना है। किसके द्वारा दिया गया है? ऑपेरिन के द्वारा। क्लियर? तो 5 सिद्धांत हमने देख लिए जैव विकास से संबंधित, ठीक, इवोल्यूशन से संबंधित। अब बात करते हैं हम लोग कोशिका सिद्धांत। ये दूसरा सिद्धांत है। जैव विकास को मैं एक मान रहा हूं, उसमें 5 सिद्धांत है, उसको अलग कर दो। अब बात करेंगे हम लोग कोशिका सिद्धांत की, सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी के खोजकर्ता कौन है? स्लाइडेन एवं स्वान। ये आपको मैंने कई बार बता रखा है। स्लाइडेन एवं स्वान जो हैं ये कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पूरा नाम याद रख लेना, मेडियस जेकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। इनके द्वारा 1838 में 1838 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए कोशिका से संबंधित। आप लोगों को एक चीज पता है, जो हमारे मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, वह क्या है? वह कोशिका ही तो है। सबसे छोटी इकाई वो क्या है? सेल है, कोशिका है। ठीक, ये जो कोशिका है ये कार्यात्मक और संरचनात्मक व कार्यात्मक, तो किसी भी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है और संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। मतलब इसकी संरचना भी है और ये कार्य भी कर रहा है। तो हम बोलेंगे ये जो है ये कोशिका कहलाती है, सेल कहलाता है। और सेल आपस में मिल करके, ये आप देख पा रहे हो, सेल जो है इस तरीके का होता है पूरा। ये सबसे छोटी इकाई है, इसके अंतर्गत अंदर में बहुत सारी कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कोशिकांग पाए जाते हैं, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे बायोलॉजी, मानव शरीर संरचना में। ठीक, अभी आप देखो सबसे छोटा क्या है? सेल है।
सेल जो है आपस में मिल मिल करके टिश्यूज का निर्माण करता है, ऊतकों का निर्माण करता है। कोशिका आपस में मिल मिल करके ऊतकों का निर्माण करता है, ऊतक आपस में मिल मिल करके ऑर्गन बनाएंगे, अंग बनाएंगे, और अंगों को आपस में जोड़ेंगे तो एक सिस्टम, एक तंत्र बनेगा, तंत्रों को जोड़ेंगे तो एक मानव शरीर संरचना बनेगी या कोई भी बॉडी बन जाएगी। क्लियर है बात? ये चीज समझ में आता है। इसको डिटेल में मैं फिर से बताऊंगा कोशिका वाले चैप्टर में, मानव शरीर संरचना का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? इसे नोट कर लो, देखेंगे बाद में। यहां पर प्रस्तुत बातें हमको ध्यान देना है, 4 बातें, कोशिका सिद्धांत की 4 बातें, कहीं कहीं 3 है, इसको कहीं कहीं 4 में तोड़ दिया है, तो इनको आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में सीधे तौर पर पूछा जाएगा। तो सिद्धांत दिया गया स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा, उनके द्वारा बोला गया कि जो कोशिका है वह सजीवों का जीवन एकल कोशिका से आरंभ होता है। मतलब जो भी सजीव हैं, जो भी जीवित जीव हैं, उनका जो जीवन है वह एकल कोशिका से आरंभ होता है और वो फिर बढ़ता चला जाता है। ठीक, सजीवों का शरीर कोशिका तथा उनके उत्पादों से मिलकर के बना है। अभी जैसे बताया, उत्पाद, कोशिका का उत्पाद हो गया टिश्यू, ऊतक, ऊतक का उत्पाद हो गया अंग, अंगों का उत्पाद, ऑर्गन का उत्पाद हो गया तंत्र, सिस्टम, और सिस्टम, तंत्र का उत्पाद हो गया एक बॉडी। तो बॉडी सजीव का शरीर बन गया। क्लियर है बात? प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट यूनिट है सेल, किसी पर डिपेंड नहीं करता, सारे कार्य खुद ही कर लेता है। चाहे ऊर्जा का निर्माण करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, अपने आप को मारने तक खुद को भी वो मार लेता है, मृत कोशिकाएं को भी वो खत्म कर लेता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि यह स्वाधीन इकाई है। तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है बात? स्वाधीन इकाई है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें जो उसका केंद्रक है वह मुख्य अभिकर्ता, मुख्य क्रिएटर है। मेन क्रिएटर कौन है? केंद्रक, जो उसका न्यूक्लियस होता है वह मेन क्रिएटर है, मुख्य अभिकर्ता है। ये आपको बिंदु, ये 4 तथ्य आपको याद होने चाहिए। ये कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं, स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कोशिका सिद्धांत खत्म। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कोशिका का अध्ययन जो है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी कहलाता है। इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, याद कर लो। और अगर जीवित कोशिका की बात करेंगे, जीवित कोशिका की, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। ठीक, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक और जीवाणु विज्ञान के पिता एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो 2 नाम याद रखोगे, रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। रॉबर्ट हुक जो है कोशिका के जनक हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, जो कि मृत कोशिका थी, डेड सेल था, इसलिए रॉबर्ट हुक जो है कोशिका विज्ञान के जनक हैं। कोशिका विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी याद रखोगे। और अगर पहली बार जीवित कोशिका की बात करेगा, खोजा किसने है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा खोजा गया, और इन्हीं को जीवाणु विज्ञान के भी पिता कहते हैं। इतनी बात एक्स्ट्रा पॉइंट्स में याद कर लो। अब बात करते हैं अगले सिद्धांत की, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी। क्या बोलता है यह सिद्धांत? इनके द्वारा बोला गया कि एक जीन एक एंजाइम जो है वह प्रत्येक जीन का एकल एंजाइम का उत्पादन करता है। बस इस लाइन को पकड़ लो। प्रत्येक जीन जो है एकल एंजाइम का उत्पादन करता है, मतलब एक जीन से एंजाइम उत्पादन। समझोगे? एक जीन एकल एंजाइम का उत्पादन करता है, बस इसी को पकड़ लो। ये पूछेगा तो आप बता देना कि किसके द्वारा है, तो ये बता देना कि बीडल और टाटम, या टैटम कहीं कहीं लिखा होगा। बीडल और टाटम के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। कब दिया गया? 1941 में दिया गया। ये आपको याद रखना है। इस अवधारणा ने आनुवांशिकी और जैव रसायन के क्षेत्रों में शामिल किया गया। मतलब ये जो अवधारणा है इसमें 2 क्षेत्र हैं, एक तो आनुवांशिकी का क्षेत्र है और एक जैव रसायन का क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों के लिए ये सिद्धांत है। एक जीन से एक एंजाइम का उत्पादन हो रहा है, बस इस बात को याद रखना है। दैट्स इट। किसके द्वारा? बीडल एवं टाटम। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद कर लो। पहली बार एक जीन एक एंजाइम की जो बात कही थी वो गारोड के द्वारा की गई थी, आर्चीबाल्ड गारोड के द्वारा। और बाद में
बीडल और टाटम ने इनके स्टेटमेंट को क्या दिया, अपना समर्थन दिया। तो बीडल और टाटम ने गारोड की परिकल्पना को पुष्टि की, इसीलिए इन्हीं का नाम आ गया है कि खोजकर्ता बीडम और टाटम है। रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने वाले जैविक उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम अगर पूछे तो आप बता देना, जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, जल्दी जल्दी रिएक्शन होने के लिए वो क्या करते हैं, एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो वो उत्प्रेरक ही क्या है, एंजाइम है। ठीक है बात। जीन जीवों के गुणसूत्र में पाए जाने वाला आनुवांशिक क्रिया की इकाई है। मैंने अभी बताया था, जो जीन है वह गुणसूत्र की एक इकाई है। जीन को मिला मिला करके गुणसूत्र बनता है। क्लियर है बात। जोहानसेन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। इतनी बात ये एक्स्ट्रा है, इसे नोट कर लोगे। बाकी इस सिद्धांत से संबंधित बस एक चीज याद रखना, एक जीन से एक एंजाइम का उत्पादन हुआ है, दैट्स इट। ये चीज बीडल और टाटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला सिद्धांत है जर्म प्लाज्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। खोजकर्ता की बात करेंगे तो वीजमैन रट लो कि वीजमैन के द्वारा जर्म प्लाज्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत क्या बोलता है, यह सिद्धांत बताता है कि जीवित शरीर दो मौलिक रूप से विभिन्न प्रकार के पदार्थ से बना है। पहला है, जो जीवित जीव है उसके दो पदार्थ, एक जर्म प्लाज्म, दूसरा सोमेटोप्लाज्म। एक है जर्म प्लाज्म, दूसरा सोमेटोप्लाज्म। रटना पड़ेगा, थोड़ा सा सह लो, है ना। जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म क्या है, जर्म कोशिकाओं की स्पर्म और ओवा में पाया जाता है। जो जर्म प्लाज्मिक हैं, जर्म कोशिकाएं जो हैं, जो स्पर्म और ओवम, मनुष्य में अगर मेल की बात करेंगे तो स्पर्म में, और फीमेल की बात करेंगे तो उसका ओवा जो पाया जाता है, ओवम, उसके अंदर ये जर्म प्लाज्म पाया जाता है। और अगर बात करेंगे सोमेटोप्लाज्म की, तो ये जो है बॉडी सेल्स में पाया जाता है, जो बॉडी के सेल होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये चीज याद रखना, ये स्पर्म और ओवा की प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है, और जो सोमेटोप्लाज्म है ये बॉडी सेल के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। क्लियर है बात, ये चीज याद रखोगे। इनसे ये मिलकर के बनते हैं, तो दो पदार्थ से मिलकर के बनते हैं जीवित शरीर। जीवित शरीर जो है वो दो पदार्थों से बना है, एक जर्म प्लाज्म और एक सोमेटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म जो है वो स्पर्म और ओवा में है, और ये जो है बॉडी सेल्स में है, सोमेटोप्लाज्म। बस अब जर्म प्लाज्म की बात करें, जर्म प्लाज्म प्रजनन भागों के विकास के लिए जिम्मेदार है, और सोमेटोप्लाज्म ये जिम्मेदार नहीं है। ये सील और एकांत होता है, बिल्कुल अकेला, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि जर्म प्लाज्म से बाहर विकसित होता है। और ये जो जीव के अंदर रहता है और प्रजनन भागों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। जो प्रजनन होती है, आगे वंशागति होगी, उसके लिए जिम्मेदार है कौन, जर्म प्लाज्म। तो ये प्रश्न बना है, कौन जिम्मेदार है, तो जर्म प्लाज्म। तो आप बोलोगे जो इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार है वो जर्म प्लाज्म है, सोमेटोप्लाज्म नहीं है। इतनी बात आपको याद रखनी है जर्म प्लाज्म के सिद्धांत में, दैट्स इट। और ज्यादा कुछ नहीं जानना है। दो चीजें, एक तो जर्म प्लाज्म है और एक सोमेटोप्लाज्म है। ये वाला प्रजनन भागों में विकास करता है, इनहेरिटेंस में अपना योगदान देता है, परंतु ये नहीं देता है, दैट्स इट। समय के दौरान जर्म प्लाज्म वंश को जन्म देता है, देखो, जिसमें फिर से जर्म प्लाज्म नए सोमेटोप्लाज्म से अलग रहता है, इससे विकसित करता है। इस प्रकार जर्म प्लाज्म पीढ़ी दर पीढ़ी एक सतत प्रवाह है। जर्म प्लाज्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक सतत प्रवाह है। यही चीज मैं आपको समझा रहा था, इनहेरिटेंस ये सहायता करता है। बस अब बात करते हैं मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत। आनुवांशिकी सिद्धांत, मेंडल्स थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। सब कुछ जैव विकास से संबंधित है, हम लोग वहीं घूम फिर के आ रहे हैं, इवोल्यूशन की बात हो रही है, समझ रहे हो। तो बायोलॉजी में यही सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं को याद करते चलो। नोट्स बना लो जैसे मैंने यहां दिया है। पीडीएफ के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक। तो मेंडल का आनुवांशिकी सिद्धांत जो है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नाम याद कर लोगे, मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आनुवांशिकी का जनक भी किसे कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है।
मेंडल जो है आनुवांशिकी के जनक हैं। मेंडल ने अपने पहले प्रयोग में जो इन्होंने अपना पहला प्रयोग किया वह मटर के पौधों पर किया। उन्होंने मटर के पौधों को क्या किया, उन्होंने क्रॉस ब्रीड कराना चालू किया। बड़े वाले मटर के लंबे वाले पौधे हैं और एक बौने आकार वाले पौधे हैं, उनको मैच कराया। उसके बाद देखा उन्होंने कुछ कुछ नई चीजें जन्म ली। इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम लोग यहाँ पर अभी 3 बिंदुओं में देखेंगे। क्लियर है बात? ठीक। तो आनुवांशिकता जो माता पिता के इनहेरिटेंस है, वो जो कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों तक पहुंचे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करे, वंशागति हो, लक्षण जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। ये सिद्धांत सबसे पहले मेंडल ने किया था, वो भी मटर पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधों पर। ठीक, इसीलिए इनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, माता पिता के गुणों का अपने बच्चों में आना आनुवांशिकता का रूप है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए थे। अब ये 3 नियम डायरेक्टली रट लो, प्रश्न बन सकता है कि आनुवांशिकता से संबंधित 3 जो नियम हैं वह क्या है। तीनों दे देगा, चौथे में देगा इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हो? या चौथा कुछ और ऑप्शन रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है तो चौथा मारना। पहला है प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। तीसरा है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहला देखते हैं डोमिनेंस वाला। इन्होंने लंबे वाले जो मटर हैं उनको बौने आकार के मटर को क्रॉस ब्रीड करा दिया, तो देखा जो नया पौधा बना वह लंबा वाला था। इसका मतलब है डोमिनेंस कर गया लंबे वाले पौधे, जो मटर के लंबे वाले पौधे थे उनका प्रभाव ज्यादा था, तो उनका जो मतलब नया पौधा बना वो क्या बना, वो बड़ा वाला बना। मतलब प्रभाविकता किसकी थी, लंबे वाले मटर की। क्या समझ में आया? जिसका डोमिनेंस रहेगा उसका प्रभाव रहेगा आगे आने वाली पीढ़ी में। डोमिनेंस की थ्योरी दी किसने, मेंडल ने। दूसरा दिया पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। मतलब अब इन्होंने क्या किया, क्रॉस ब्रीड अलग तरीके से, मटर के अलग ब्रीड के पौधे लेकर के आए कि ये अलग ब्रीड वो अलग ब्रीड। ये तो लंबे और बौने थे सेम ब्रीड के, लेकिन अब अलग अलग इनको कराया तो इसी को क्या बोला गया है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसी को युग्मक, 2 युग्म को जोड़ा इन्होंने तो क्या पाया, एक युग्म में बना। 2 युग्म एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए युग्मकों का शुद्धता का नियम भी किसे कहते हैं, तो पृथक्करण के नियम को। आनुवांशिकी के जनक मेंडल के द्वारा जो आनुवांशिकी सिद्धांत दिया गया या मेंडल का सिद्धांत दिया गया, उसमें पृथक्करण का नियम को ही युग्मकों का सिद्धांत का नियम कहते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया है। तीसरा है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। मतलब स्वतंत्र होते हैं क्रॉस ब्रीड कराने पर। मतलब क्या होगा, अगर हम क्रॉस ब्रीड कराते हैं तो एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लाल कलर का आपका गुलाब है, सफेद कलर का गुलाब है, दोनों को क्रॉस ब्रीड कराते हो, कोई नया कलर बनता है, कोई नई आकृति बनती है, कोई नया शेप, नया आकृति, नया कलर बन जाए, नई संरचना बन जाए। ये चीज है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, बिल्कुल अलग। 3 तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 3 तरीके से। एक में डोमिनेंस पाया जा रहा है, एक में पृथक्करण पाया जा रहा है, और एक में बिल्कुल नई चीज बन गई, तीसरी चीज बन गई। ये हो गया मेंडल का आनुवांशिकी का सिद्धांत, याद कर लोगे। अब बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, सेंट्रल डोग्मा की थ्योरी। जितने सिद्धांत हैं लिख लो, नोट कर लो, रटते चलो। खोजकर्ता जो हैं वो क्रीक हैं, तो आपका पहला प्रश्न बनेगा सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो क्रीक के द्वारा। क्या है सिद्धांत, बोला गया क्रिक के द्वारा जो आनुवांशिक सूचनाओं का एक दिशी संप्रेषण होता है। जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं, जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं, मैसेजेस आनुवांशिक हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सूचनाएं जा रही हैं वो एक दिशीय हैं, उल्टा नहीं होगा। ठीक, तो इतना बस याद रखना है, इनफ है इस सिद्धांत में। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला है गुणसूत्री सिद्धांत, क्रोमोसोमल
थ्योरी, गुणसूत्रीय सिद्धांत। वही जीन्स और गुणसूत्र, जीन जो है छोटी इकाई है गुणसूत्र का, जिनको आपस में जोड़ जोड़ करके गुणसूत्र बनाते हैं, इसी को हमने एक सिद्धांत बोल दिया, गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत जो है 1900 के प्रारंभ में किसके द्वारा, बावेरी सटन के द्वारा। तो सटन जो वर्ड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में ज्यादा पूछा जाता है। जो गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा दिया गया, तो सटन के द्वारा, बोवेरी और सटन के द्वारा। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट याद हो गया। यह आनुवंशिकी का मूल सिद्धांत है, सबसे बेसिक प्रिंसिपल है किसका, आनुवंशिकी का। जो अभी हमने पढ़ा आनुवंशिकी का सिद्धांत, उसका भी मूल ये प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है। इस सिद्धांत के अनुसार जीन आनुवंशिकता की एक इकाई है, जो मैं आपको बताया, इसी सिद्धांत के द्वारा पहली बार बताया गया था कि जो जीन है ना वो यूनिट है, वो छोटी इकाई है किसकी, गुणसूत्र की। गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, यही सिद्धांत है, बस गुणसूत्री सिद्धांत और कुछ नहीं है। गुणसूत्री सिद्धांत में बताया गया था कि जो जीन है गुणसूत्र के छोटे इकाई होते हैं, गुणसूत्र जो है वह जीन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट में उन्होंने बताया, उन्होंने कौन, सटन और बोवेरी ने जीन और गुणसूत्रों के व्यवहार में उन्होंने कुछ समानता देखी, समानताएं देखी। दोनों युग में होते हैं, पहली समानता दोनों जोड़े में होते हैं। दूसरी समानता, युग्मक निर्माण के दौरान इस तरह अलग हो जाते हैं कि प्रत्येक युग्म में से केवल एक युग्म को संचरित किया जाता है। मतलब अगर अलग होते हैं तो एक युग्म दूसरे युग्म को संचरित करेगा। इस समानताओं को देख करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आनुवंशिकता का जो इकाई है वह गुणसूत्रों पर, जो जीन है वो आनुवंशिकता की इकाई है और गुणसूत्र पर स्थित है। ये निष्कर्ष निकाला जो मैं बार बार बता रहा हूं कि जो जीन है वह छोटी इकाई है गुणसूत्रों की और गुणसूत्र पर वह स्थित है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने, जितने सिद्धांत खत्म हो गए हैं, है ना। अगर बात करेगा क्या चिकित्सा विज्ञान के जनक की, तो आप हिप्पोक्रेट्स याद कर लो। एलोपैथी के जनक अगर बात करेगा तो भी हिप्पोक्रेट्स। होम्योपैथी के जनक अगर कोई पूछे तो हेनीमेन कर देना। आयुर्वेद के जनक अगर पूछे तो धन्वंतरी। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ जनक हैं, इनको मैं एक जगह ले आया, है ना, तो इनको भी याद कर लीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा, है ना, मजा भी आया होगा। अगर मजा आया है तो शेयर कर दो दबा के, ठीक, लाइक शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना। टेलीग्राम से भी पूछ सकते हो, है ना, हमसे वहां जुड़ सकते हो, बाकी सोशल मीडिया से भी जुड़ सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी हो पूछ लेना। ऐप डाउनलोड कर लो, इससे संबंधित क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। पीडीएफ मांगोगे तो पीडीएफ देंगे, कहाँ देंगे, ऐप पर देंगे। तो ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट, है ना। वहां पर एमसीक्यूज बहुत सारे कराए जा रहे हैं, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस अलग से भी करा रहा हूँ। एमपी का बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ बहुत कुछ मिल जाएगी। तो आप लोग वहां जुड़ जाओ, डेली करंट अफेयर्स अवेयर रहो हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।